हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर सॉलिड वीडियो। आज बात करेंगे केआर एंड हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन के बारे में। ये कंपनी 2018 में लॉयड नाम की एक जो कंपनी है उसके एम्प्लॉयज़ ने शुरू करी थी। एंड सैल्यूट टू द मैनेजमेंट एंड देयर एग्जीक्यूशन। क्या तो नेक्स्ट लेवल पे कंपनी चल रहा है। अभी इस कंपनी का जो रेवेन्यू है, लास्ट ईयर मार्च 2025 का रेवेन्यू वो 400 करोड़ का था। और आने वाले 3 साल में इस कंपनी का जो रेवेन्यू पोटेंशियल है वो 2000 करोड़ के भी ऊपर है। 2200 करोड़ का पोटेंशियल है। नेक्स्ट लेवल कंपनी होने वाली है। प्रॉपर बिजनेस मॉडल को डिस्कस करेंगे, फिनेंशियल्स देखेंगे, आगे के क्या एक्सपेक्टेशंस है फ्यूचर ग्रोथ के, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और रेवेन्यू में क्या ग्रोथ आ सकता है, एज वेल एज जो अभी लेटेस्ट कॉन कॉल हुई है उसको देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द एनालिसिस ऑफ केआर एंड हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड। सो बेसिकली ये कंपनी हीट एक्सचेंजर्स मैन्युफैक्चर करती है। ऐसा समझो जो बड़े बड़े कमर्शियल एसी होते हैं, बसेस और ट्रेन्स वगैरह में, डेटा सेंटर में जो कूलिंग सिस्टम बनाए जाते हैं ना, उसमें लगते हैं हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर एक छोटा कंपोनेंट है, आई वुड छोटा नहीं तो थोड़ा तो बड़ा एक कंपोनेंट है हीट एक्सचेंजर, जो कि हीट को बेसिकली एक्सचेंज करता है। मतलब वो एसी वगैरह में काम आता है मेनली। एसी और रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री में जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है हीट एक्सचेंजर। वन ऑफ द मेन कंपोनेंट इज हीट एक्सचेंजर। उसी को मैन्युफैक्चर करते हैं केआर एंड इंडिया में बहुत सी कम कंपनीज हैं जो कि ये काम करती हैं। इस इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डोमेस्टिकली अच्छी खासी डिमांड है। मेन इनका जो रेवेन्यू आता है वो डोमेस्टिक से ही आता है। यूएई से एक्सपोर्ट्स आते हैं, नॉर्थ अमेरिका और यूएस वगैरह से एक्सपोर्ट से ही रेवेन्यू इनका आता है। ठीक है। अब ये कंपनी के पास ना 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं एंड केवल और केवल 6 प्रोडक्ट कैटेगरीज है जिनको मैन्युफैक्चर करते हैं। उन 6 प्रोडक्ट कैटेगरीज में इतना अच्छा खासा रेवेन्यू क्रिएट कर रहे हैं। अब देखो हुआ क्या था कि ये कंपनी जो शुरुआत हुई थी तो इतनी ज़्यादा डिमांड थी, बाहर जब ये एक्सपोर्ट कर रहे थे तो इनके ऑर्डर्स कंटिन्यूसली आते जा रहे थे। जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स थे वो अपने ऑर्डर्स बढ़ा रहे थे, नए नए कस्टमर्स इनसे अप्रोच कर रहे थे कि तुम्हारा प्रोडक्ट एकदम चाहिए, हमको और चाहिए सामान। बट इनके पास जो मैक्सिमम पोटेंशियल था वो था 400 से 450 करोड़ का रेवेन्यू कर सकते थे। मतलब 400 से 450 करोड़ का माल बेच सकते थे। अब हुआ क्या, यहाँ पर इन्होंने देखा कि पोटेंशियल इतना अच्छा है तो फिर इन्होंने 1-1.5 साल पहले काम शुरू करा था। निमराना राजस्थान में एक और प्लांट डाला 6x कैपेसिटी एक्सपेंशन वाला। मतलब कि जो अभी करंट कैपेसिटी उससे 6 गुना बड़ी कैपेसिटी वाला प्लांट इन्होंने डाल दिया। एंड बहुत बड़ा डिसीजन था ये। मतलब आप समझ सकते हो 2018 में कुछ साधारण एम्प्लॉयज लॉयड कंपनी के, वो अपनी कंपनी छोड़ के विद इन 7 ईयर्स एक ऐसी कंपनी बना ले। मतलब सैल्यूट टू द मैनेजमेंट, बहुत सही काम कर रहा है मैनेजमेंट। तो अब देखो डिमांड इतना ज़्यादा था मार्केट में और सप्लाई बहुत कम है हीट एक्सचेंजर्स का। वर्ल्ड वाइड लेवल पे भी सप्लाई के उतने ज़्यादा सप्लायर्स नहीं है, तो इतना अच्छा खासा डिमांड था, इसलिए कंपनी ने चौके पे छक्का लगाया। और मतलब मौके पे छक्का है वो से, तो मौके पे छक्का लगाने के बाद कंपनी ने 6x कैपेसिटी एक्सपेंशन करा। एंड वो जो नया प्लांट बनाया ना निमराना वाला, वो अभी शुरू हो गया है और उसका धीरे धीरे रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन आना शुरू हो गया। इस साल फाइनेंशियल है 26 में मैं बात करूं तो पुरानी फैसिलिटी जो है इनकी, पुरानी वाली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, वो पूरे 100% यूटिलाइजेशन पे चल रही। मतलब वहां से जितना मैक्सिमम ये कर सकते वो तो कर ही रहे। एंड जो नई फैसिलिटी उसका इन्होंने टारगेट करा है कि 20% अचीव करेंगे इस साल। मतलब कि 300 से 350 करोड़ वहां से अचीव कर लेंगे फ्रॉम द न्यू फैसिलिटी। सो इन टोटल जो फाइनेंशियल है 26 का रेवेन्यू उसकी एक्सपेक्टेशन अराउंड 700 से 800 करोड़ की बन रही है। एंड कंपनी कहती है कि हमारा जो टारगेट रहता है पेट मार्जिन में वो 12% का रहता है। तो टिपिकली अगर मैं लगाऊं मोटा मोटी कैलकुलेशन, देन 80 करोड़ का मिनिमम पैट बन के आ रहा है इस साल का। एंड उसके हिसाब से जो फॉरवर्ड पी है वो 62 का आ रहा है। फाइनेंशियल्स पे थोड़ा सा बात करेंगे अब हम, मतलब वैल्यूशंस पे बात पे पहले हम नंबर्स को थोड़ा देख लें, लेटेस्ट नंबर्स कैसे। H1 FY26 ये जो स्टार्टिंग के 6 महीने थे उसमें सेल्स ग्रो हुआ 45% से, पैट ग्रोथ था 25% से। तो अब यहाँ हम देखेंगे कंपनी को ऑपरेटिंग डी लेवरेज मिला। मतलब सेल्स ग्रोथ हुआ 45% बट पैट ग्रोथ केवल 25% का था। तो यहाँ पर पैट ग्रोथ कम था, सेल्स ग्रोथ थे, तो इसको कंडीशन को कहेंगे ऑपरेटिंग डी लेवरेज। अब ऐसा क्यों हुआ? सबसे पहले तो यार देखो Q1 में कुछ ऐसा था कि इन्होंने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने की जगह डायरेक्ट रॉ मटेरियल बेच दिया। इनकी किसी क्लाइंट को रॉ मटेरियल्स की नीड थी, सो इन्होंने रॉ मटेरियल शिप कर दिया। तो रॉ मटेरियल डायरेक्ट बेच दिया तो उसमें मार्जिन कितने ही होंगे, तो मार्जिन वहां थोड़ा इंपैक्ट हो गए थे Q1 में। Q2 में एबिटा मार्जिन स्टेबल होंगे, 20% के एबिटा मार्जिन पे कंपनी आ रखी है। बट द पॉइंट इज कि जो H1 था उसमें मार्जिन इंपैक्टेड थे। उसका ये भी था न्यू फैसिलिटी इनिशियल फेसेस में थी, जो नया फैसिलिटी लगाया वहां पर एम्प्लॉयज, तो ऐसा है नहीं एम्प्लॉय की सैलरी नहीं दोगे, लाइट का बिल नहीं भरोगे।
वहां पर आप एकदम से खोलते ही साथ पूरा यूटिलाइज तो कर नहीं लोगे एक दो दिन में, टाइम लगेगा। धीरे धीरे इस साल 20% करोगे, अगले साल 50%, फिर अगले साल 80%, ऐसे करते करते 100% पे जाओगे। एकदम से तो पूरा यूटिलाइज कर नहीं लोगे। लेकिन अब आप ऐसा थोड़ी कहोगे कि अभी हम पूरा यूटिलाइज नहीं कर रहे तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं देंगे या लेबर कॉस्ट नहीं देंगे। लेबर कॉस्ट तो लगी रही है, वो सारी फिक्स्ड कॉस्ट तो आपकी लगी रही, तो उसके कारण क्या हुआ कि फिक्स्ड कॉस्ट लग रही, एक्सपेंसेस बढ़ गए, तो आपका पैट में ग्रोथ नहीं आया अभी H1 में। बट आगे जाके कंपनी को दम से ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने वाला है, मतलब दम से इन द सेंस अलग ही लेवल पे मिलेगा। देखते बस जाओ, मतलब ऐसा मेरा जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से ऑपरेटिंग लेवरेज तो मिलेगा यार। अगले साल से इनका भी कहना है कि यार 12% के पैट मार्जिन टारगेट कर रहे हैं, 1-2% ऊपर नीचे हो सकती हैं चीज़ें। और प्लस गवर्नमेंट की PLI स्कीम्स और राजस्थान गवर्नमेंट की RPIPS कुछ करके एक स्कीम है, उससे भी कंट्रीब्यूशन मिलेगा हमें, पैट में सपोर्ट मिलेगा, तो वहाँ से पैट मार्जिन अच्छे रहेंगे। एंड एबिटा मार्जिन की गाइडेंस है 20% की। अब Q2 के जो नंबर्स है लेटेस्ट, वो 67% से सेल्स ग्रो करा, एंड Q2 में पैट 46% से ग्रो करा। वही है कि यार नया प्लांट है, इनिशियल फेजेस में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, प्रोडक्शन धीरे धीरे हो रहा है, तो फिक्स्ड कॉस्ट यूटिलाइज हो रही है। ठीक है, फ्यूचर प्रोजेक्शंस को समझना, देन कौन कौन को डिस्कस करेंगे। ओल्ड प्लांट की जो कैपेसिटी वो 400 से 450 करोड़ पूरा कर सकता है 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे, वो 100% पे ही चल रहा है। नया प्लांट 1800 करोड़ की 1800 करोड़, अभी समझ रहे हो, पुराना प्लांट 400 करोड़ वाला है, अभी नया प्लांट 1800 करोड़ की कैपेसिटी वाला है। तो नया प्लांट जो 1800 करोड़ की कैपेसिटी पोटेंशियल रखता है, ठीक है, रेवेन्यू वाइज पोटेंशियल 1800 करोड़ का। सो इस साल में फाइनेंशियल 26 में कंपनी ने बोला है, गाइड इन द सेंस कि इन्होंने बोला कि दे विल ट्राई टू अचीव 20% एटलीस्ट, कि 300 करोड़ कम से कम, 300-350 करोड़ का वहां से अचीव कर ले। नंबर्स वाइज बिल्कुल नहीं बोला, केवल कैपेसिटी पे बोला कि 20% टारगेट है। सो अगर नंबर्स वाइज मैं देखूं देन 300-350 करोड़ का नई फैसिलिटी से कर लेगा, एंड पुरानी से 400-450 तो कर रहा है। तो फाइनेंशियल 26 में एक्सपेक्टेड रेवेन्यू बन रहा है 700 से 800 करोड़ का। अब पैट मार्जिन जनरली 10 से 12% के रेंज में वेरी करते हैं। इफ अज्यूमिंग 11% पैट मार्जिन टू बी कंजर्वेटिव, हालांकि H2 में पैट थोड़ा सा आई गेस बेटर होगा, बट मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज शायद H2 में मिल जाए, क्योंकि नया प्लांट का यूटिलाइजेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। बट स्टिल इफ वी सी देन FY26 का पैट 11% के मार्जिन पे 80 करोड़ का पैट बन रहा है। ठीक है, 80 से मतलब जनरली 70 से 90 करोड़ के बीच में रहेगा, 80 करोड़ कंजर्वेटिवली 80 करोड़ का पैट बन रहा है। अब FY26 तो क्योंकि यार 4 महीने बचे तो थोड़ा सा बड़ा लंबा विजन देखना होगा। FY27 का देखो कैलकुलेशन, FY27 में इनका जो नया प्लांट है उसमें 50% कैपेसिटी यूटिलाइज कर लेंगे। सो मतलब कि 1800 में से लेट से 900 करोड़ का वहां से आ जाएगा नए प्लांट से, एंड पुराना प्लांट 400-450 तो कर ही रहा था। मोटा मोटी 1300 से 1400 करोड़ का रेवेन्यू फाइनेंशियल 27 में कर लेगा, 26 में 700, 27 में 1400, डबल कर लेगा FY27 में, एज पर माई कैलकुलेशन। ठीक है, देर कैन बी, मतलब यहाँ पर चीज़ें हो सकता है डेटा ऊपर नीचे हो जाए, मतलब एज पर द, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है उसकी प्राइसेस फ्लक्चुएट होते रहते हैं। बट कैपेसिटी वाइज बात करूं तो वही है कि कैपेसिटी FY26 में 20% बोल रहे हैं नए का, अगले साल FY27 में 50% यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली रेवेन्यू तो बढ़ेगा यार। तो नंबर्स वाइज जो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से इसको 1300 से 1400 करोड़ का रेवेन्यू करना चाहिए FY27 में। उसके हिसाब से पैट आ रहा है 150 से 170 करोड़ का। एंड FY27 का जो फॉरवर्ड PR है ना, वो शॉकिंग है थोड़ा सा, 31 का PR है, एंड करेंट स्टॉक का P है 85-90 कुछ के रेंज में, 80 से 90 के रेंज में करंट पी चल रहा है। एंड FY27 का फॉरवर्ड केवल 31 का है, एंड FY26 का पी है 60-65 के रेंज में, है ना। तो फॉरवर्ड पी वाइज तो ठीक है, 31 और 62 का पी आ रहा है। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स कॉन कॉल में जो क्या क्या बातें। कॉन कॉल में तो सबसे पहले ये बताया कि जो निमराना वाला राजस्थान में प्लांट है वो अच्छा चल रहा है, उसका कैपेसिटी एक्सपेंशन प्रॉपर, मतलब आई मीन कि जो भी नया प्लांट है वो यूटिलाइजेशन धीरे धीरे शुरू हो रहा है वहाँ पर। और अब जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, कंपनी ने एक बस एयर कंडीशनिंग डिवीजन एक्वायर करा है, सिस्टम रेफ्रिजरेशन प्राइवेट लिमिटेड का, स्पेयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। एक स्पेयर रेफ्रिजरेशन करके कंपनी है जिसका इन्होंने क्या करा, बस में जो एसी लगते हैं ना वो वाला डिवीजन एक्वायर कर लिया। एंड अब ये जो बस में एसी वाला डिवीजन है ना, ये बहुत नेक्स्ट लेवल ग्रोथ पे। ओवरऑल इस डिवीजन की जो मार्केट ग्रोथ है वो 20 से 25% है, मतलब ऐसे बहुत ही कम जेन्युइनली डिवीजन है जिनकी मार्केट ग्रोथ ही 20 से 25% हो। एंड इट इज वेरी शॉकिंग, इस डिवीजन में केवल और केवल 3 कंपनीज इंडिया में, एंड द टॉप वन होल्ड्स 50% शेयर। तो पहला जो कंपनी है वो 50% ऑपरेट कर रहा है, पूरा 50% शेयर उसके पास, एंड जो दूसरी कंपनी 25-25 का स्प्लिट है। सो KRN ने क्या करा, अभी कंपनी है स्पेयर रेफ्रिजरेशन बाहर की आई गेस, उसको एक्वायर करा, उसका बस एसी वाला डिवीजन। एंड अब यहाँ गेम चेंज होने वाला है। इन्होंने कहा कि जो बस एसी डिवीजन हमने एक्वायर करा ना, अब जो इस बस एसी डिवीजन है इतने अच्छे से मार्केट ग्रो हो रहा 20 से 25% से,
जो प्लेयर्स इस स्पेस में 3 प्लेयर्स हैं, ठीक है, तीनों प्लेयर्स से सस्ता हम बना सकते हैं, केआरएन बना सकते हैं, क्योंकि केआरएन के पास है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। बैकवर्ड इंटीग्रेशन मतलब बस एसी में वो छोटे छोटे जो पार्ट लगते हैं ना, हीट एक्सचेंजर से लेके फिन ट्यूब वगैरह टाइप ट्यूब, वो सब कुछ केआरएन के पास है। तो ये बहुत कम कॉस्ट में बना सकते हैं एज कम्पेयर टू कॉम्पिटिटर्स। मतलब ऐसा मानो यार, अभी 3 प्लेयर्स हैं, ठीक है, और ये चौथा प्लेयर केआरएन आने वाला है, एंड वो कह रहा है कि हम तुम सबसे सस्ता बना लेंगे। तो जियो टाइप का रिवॉल्यूशन हो गया, जियो ने जैसे सबसे सस्ता दिया था, सो केआरएन भी वैसा रिवॉल्यूशन बस एसी कंडीशनिंग में लाना चाहता है कि भाई हम जब उतरेंगे बाजार में तो सब हमसे सस्ता कोई बना ही नहीं सकता। तो अलग लेवल की ग्रोथ हमें मिलेगी ऑर्डर्स, क्योंकि यार क्वालिटी भी तो वही दे रहे हैं, सस्ता भी दे रहे हैं, क्योंकि बैकवर्ड इंटीग्रेशन अच्छा है हमारा। सो यहाँ से ये वाला डिवीजन, इनका जो एक्विजिशन है वो अच्छा करने का पोटेंशियल है इस डिवीजन में, दे आर वेरी बुलिश ऑन दिस डिवीजन। अब इन्होंने ये भी बताया कि जो उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है बाहर के, उनकी बाइंग बढ़ रही है, एंड दे आर नाउ फोकसिंग मोर ऑन यूरोप एज वेल एज नॉर्थ अमेरिका रीजन। एंड इनके क्लाइंट्स की बात करूँ, देन ब्लू स्टार, स्काइंडल इलेक्ट्रिक, कैरियर, डेकिन वगैरह बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट बेस हैं, जेन्युइनली बढ़िया है। एंड लाइक अब देखो, दे आर ट्राइंग टू अचीव रेवेन्यू एंड मेक क्लाइंट्स अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज, स्पेशली डेटा ग्रोथ, डेटा सेंटर वाला सेगमेंट। तो इनका कहना है कि हम ना सारी इंडस्ट्रीज में हाथ पैर मार रहे हैं, जहाँ से मतलब हाथ पैर इन द सेंस सब इंडस्ट्रीज में हम ट्राई कर रहे हैं कि रेवेन्यू हमको हर जगह से आए, एंड डेटा सेंटर्स पे स्पेशल फोकस है। अब एक इंटरेस्टिंग जो चीज़ मेरे को नजर है, इस पर मैंने ट्वीट भी करा था, विशाखापट्टनम में एक कोई तो डेटा सेंटर का प्रोजेक्ट आ रहा, उसमें 1500 करोड़ का टोटल वो लगना है, हीट एक्सचेंजर लगेंगे 1500 करोड़, ठीक है। 1500 करोड़ में से कंपनी इतना कॉन्फिडेंट है, इतना टोन में बोला, कहता कि इसमें से 50% मतलब कि 750 करोड़ तो हमको ही ऑर्डर मिलेगा, एंड मतलब केआरएन को ही ऑर्डर मिलेगा 750 करोड़ का। मतलब समझ लो, कंपनी FY26 में साल 700-750 करोड़ का रेवेन्यू करेगी, एंड वो कह रही है कि एक क्लाइंट से, एक सिंगल क्लाइंट से हमें 750 करोड़ का रेवेन्यू आ जाएगा फ्यूचर में। ऑब्वियसली क्यूमुलेटिव बेसिस में, मतलब दो आई गेस 1-2 साल का मिला के बेसिस पे 750 कह रहा है एक क्लाइंट से। तो किस लेवल पे तो मतलब कंपनी बातें कर रही है, कह रही है कि बाय डिफॉल्ट हमें मिलेगा। तो ऐसा क्यों यार? क्योंकि इनका ऐसा कहना है कि जो हीट एक्सचेंजर विशाखापट्टनम में लगने ना, वो है बिग हीट एक्सचेंजर, एंड इंडिया में केवल हम ही सप्लायर है जो इतना सही माल दे सकते हो। तो हमारा बाय डिफॉल्ट नाम है उसमें कि हम तो देंगे ही, मतलब वो हमसे ही लेना पड़ेगा उन्हें 750 करोड़ का माल। तो कह रहे हैं कि ये तो क्लाइंट हमारा है ही कि जो हो जाएगा कन्वर्ट, नो डाउट। सो कंपनी इज वेरी बुलिश, मैनेजमेंट बहुत बुलिश है, इंडस्ट्री बहुत सॉलिड है ओवरऑल, मतलब वर्ल्ड वाइड बहुत ही कम कंपनीज जो कि सेगमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं, एंड मोस्टली एक्सपोर्ट से रेवेन्यू आ रहा है। अब 20% के एबिटा मार्जिन की गाइडेंस कंपनी बोल रही है कि हम आगे जाके फ्यूचर में मतलब लॉन्ग टर्म में रखेंगे, एंड 12% से 1-2% ऊपर नीचे का पैट का है स्टिक रहेंगे, विल बी स्टिक टू। अब जो रिस्क हैं, कंसर्न्स वगैरह, कंसर्न्स देखो यार, एक दो जो हैं कि रॉ मटेरियल का प्राइस फ्लक्चुएशन का, एक दो लोगों ने बोला था मेरे को कि हाँ, रॉ मटेरियल में अगर कॉपर वगैरह का प्राइस कम हो गया तो रेवेन्यू थोड़ा कम हो जाएगा, वो है थोड़ा मोड़ा एक रिस्क फैक्टर। बट पॉइंट है कि अब जैसे इनका प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट सच नहीं आएगा, मतलब लेट्स से कि पहले जो भी रॉ मटेरियल में प्राइस में फ्लक्चुएशन आता है, वो फ्लक्चुएशन ही अपने कस्टमर्स को आगे वाले क्वार्टर में पास ऑन कर सकते हैं। तो ऐसा सच कुछ इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इम्पैक्ट नहीं आने वाला, पैट मार्जिन, एबिटा मार्जिन विल रिमेन सेम। एंड इफ आई कंक्लूड देन ओवरऑल ये कि यार हीट एक्सचेंजर बनाती है कंपनी, बहुत कम कंपनीज है इस स्पेस में, एंड ओवरऑल रेवेन्यू गाइस पोटेंशियल वगैरह अच्छा है। FY27 लुक्स गुड, FY26 ऑल्सो लुक्स गुड। सो ओवरऑल दिस कंपनी इज समथिंग लाइक आई वुड से कि बढ़िया कंपनी लग रहा है मेरे को। बट डिस्क्लेमर, कोई भी भाई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, डू योर ओन रिसर्च बिफोर टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। साइनिंग ऑफ, राघव टिकरिया।